लेके जाए। जो हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो मिशन है, वो कैसे आगे बढ़े। दोस्तों, दुनिया आज के टाइम पे एक पूरा वर्ल्ड बन चुका है, ग्लोबल इकोनॉमी आ चुकी है और हम लोग एक इकोनॉमिक प्लेनेट पे रहते हैं और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हर चीजों के लिए हमारे बिजनेस का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट की, तो दोस्तों इससे रेवेन्यू की नई स्ट्रीम्स स्टार्ट होती हैं। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, चाहे उत्तर प्रदेश में है, चाहे राजस्थान में है, दिल्ली में है, बहुत सारे भाई गुजरात से आए हैं, बहुत सारे भाई महाराष्ट्र से आए हैं, किसी भी स्टेट में है, डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ जब हमारा प्रोडक्ट, जब हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होगा, तो उससे आने वाला रेवेन्यू डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेगा, हमारे पर्सनल इकोनॉमी को हेल्प करेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, सक्सेस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू आवरसेल्फ, टू आवर फैमिली, टू आवर नेशन। अगर हम अपनी मदद नहीं कर सकते तो फैमिली की कैसे करेंगे, और जब फैमिली की नहीं कर सकते तो देश की कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस सक्सेसफुल आगे बढ़ने चाहिए, और उसमें अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ये ऐसा सेगमेंट है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आगे लेके जाता है। तो पूरा वर्ल्ड आपको वेट कर रहा है, एक्शंस आपको लेने हैं। आप अपनी इंडियन कंपनी को ग्लोबल बना सकते हैं, नए मार्केट सर्च कर सकते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट देख सकते हैं, और इस सारी चीज में हम आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम ग्लोबल ब्रांड एक्सपोजर की बात करते हैं, आज बहुत सारे लोग अपना ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि अडानी अंबानी का ही ब्रांड खड़ा होगा, आपका भी होगा, क्योंकि सबकी कहानी तो शुरुआत नीचे से ही होती है। ऐसा नहीं है कोई भी बिना संघर्ष, बिना मेहनत के आगे बढ़ा है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके ब्रांड खड़ा हो, तो आप ऐसे मार्केट चाहिए जहां लेस कंपटीशन हो और बड़ी कंपनी आपके आगे कोई और ना हो, आप खुद हो। तो उसके लिए नए मार्केट्स, बहुत अच्छे अच्छे मार्केट्स आपके लिए वेट करते हैं। दोस्तों, हम इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। आज मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे सोल्यूशन करेंगे और कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ एडवांस पेमेंट पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जाएंगे, माइनिंग और मिनरल ट्रेडिंग जैसे सेगमेंट में जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल सेगमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी एंड टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड सर्विसेज। बहुत सारे सेगमेंट है जहां आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा शुरुआत में मैंने बोला था, बिजनेस सेगमेंट की कमी नहीं है, सेगमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन किसी से तो शुरुआत करें। दोस्तों, बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, जैसा मैंने देखा बहुत सारे भाई लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आए हैं, और कैसे हम लोकल से ग्लोबल। दोस्तों, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, राइस, बीट, शुगर केन, पीनट्स, जूट, टी एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस में तो हमारा देश शुरू से मान रहा है, और आज के टाइम में वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं जहां इंडिया से स्पाइसेस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। और हमने ना केवल इसको घरेलू उद्योग के तौर पर बनाया, और आज के टाइम पर हम इंटरनेशनल मार्केट में इस सेगमेंट में रूल करते हैं। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट हो गया, मिनरल्स हो गए, एफएमसीजी सेगमेंट हो गया, ऑटो पार्ट्स, और बहुत सारे अदर सेगमेंट जैसे कि टेक्सटाइल, सैनिटरी, सोलर प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, और आप इस सेगमेंट में जम के कमा सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं राइस की, राइस का बिजनेस हमेशा एक क्वांटिटी गेम होता है, जिसके पास बजट होता है वही राइस में पैसा बनाता है। लेकिन अगर बजट कम है तो हमारे पास बहुत सारे अदर प्रोडक्ट हैं जिनमें हम इंडिया से विदाउट हैविंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, गुजरात में मोरबी पड़ता है, मोरबी टाइल्स का बहुत बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड वाइड आज के टाइम पे टाइल्स एक्सपोर्ट होती है। मोरबी के टाइल्स को आप दुनिया में लेके जाइए। मोरबी एक ऐसा टाउन है जो चाइना को कंपटीशन दे रहा है टाइल्स के एक्सपोर्ट के मामले में। तो इंडिया के टाइल्स वर्ल्ड वाइड जाने चाहिए। टाइल्स में अफ्रीका बहुत बड़ा मार्केट। दोस्तों, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, बहुत स्मॉल प्रोडक्ट है बिस्किट, बहुत बड़े लेवल से एक्सपोर्ट हो रहा है। टॉय कैंडी प्रोडक्ट्स, बच्चों को टॉय कैंडीज बहुत पसंद होते हैं, बहुत अच्छे लेवल से एक्सपोर्ट हो रहा है। राइस क्वांटिटी गेम में आता है,
लेकिन इसके साथ टमेटो पेस्ट, टमेटो प्यूरी, दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं जिनको आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ना केवल हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ऑर्डर्स मिलेंगे या आपकी खुद की यूनिट है तो वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट तक तब्दील हो पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। दोस्तों, अगर हम लोकल टू ग्लोबल की बात करते हैं तो क्यों इंडिया से एक्सपोर्ट हो? एक तो चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हमारे यहाँ हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिलेगी, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको जो इंडिया में नहीं बनता। आप शूज से लेकर क्लॉथ तक, टाइल से लेकर मार्बल तक, सैनिटरी वेयर से लेकर टेक्सटाइल तक, किसी भी सेगमेंट का प्रोडक्ट इंडिया में बनवा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और उसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है इंडिया में, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है इंडिया में, क्योंकि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। और जैसे मंत्री जी ने कहा था, व्यापारी आदमी तो 1 रुपए के माल को 3 रुपए में बेचता है, तो अगर पहले तो 1 रुपए में मिलना चाहिए तभी तो 3 रुपए में बेचेंगे। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे लेवल से हो रही है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमें सस्ते मिल रहे हैं, हम चाइना जैसे कंट्री को कंपटीशन कर पा रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट इजीली बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारे स्किल्ड वर्कफोर्स है और गवर्नमेंट का सपोर्ट और इनिशिएटिव बहुत ज्यादा है। आप ईसीजीसी कवर लेके एक्सपोर्ट कीजिए, अगर आपको कंफर्म एलसी पे ऑर्डर आता है तो गवर्नमेंट भी आपको मदद करती है, बहुत सारे अदर इंसेंटिव्स देती है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट इंडिया की एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जाएं, हर कंट्री में इंडिया का प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। अब वो चाहे हम हिंदुस्तान से बैठ के एक्सपोर्ट करें, अब्रोड से बैठ के एक्सपोर्ट करें, फॉरेन रिजर्व जब बढ़ेगा, जब वर्ल्ड से हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे और हमारे फॉरेन रिजर्व में यूएस डॉलर आएगा। दोस्तों, हमारे बहुत सारी कंट्रीज के साथ बायलैटरल ट्रीटीज है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स है, ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमको सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट बिजनेस को आगे ले जाने के। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये है कि हमारे यहाँ हर चीज अवेलेबल है, बहुत सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है, हमें राइट सोर्सिंग करनी है और एक बेहतरीन मार्केट ढूंढना है जहां हमारे प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर पाए। दोस्तों, अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, पर हमें चूज करने हैं राइट मार्केट। यूरोप रिच कंटिनेंट है, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कुछ भी वो बनाएंगे हमारे यहाँ से पहुंच के वो प्रोडक्ट वहां सस्ता होगा तब भी। तो यूरोप जैसे मार्केट को टारगेट करें, 28 की 28 कंट्रीज में इंडिया से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ है। यूएस कनाडा जैसा मार्केट आप टारगेट करें, वहां से आपको अच्छी प्राइसिंग मिलती है। यूएस, यूके, कनाडा, यानी कि ऐसी कंट्रीज आपको प्रोडक्ट उनके हिसाब से बनाने पड़ेंगे, यानी कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कंट्री सिलेक्शन होना चाहिए। अपने को देखना है क्या हमारा प्रोडक्ट यूरोप लायक है, क्या हम उस क्वालिटी स्टैंडर्ड का बना रहे हैं, हमारे पास सारे अप्रूवल्स हैं, तो यूरोप टारगेट करें। दोस्तों, इसके अलावा हम एशिया में जा सकते हैं, ब्राजील होगा साउथ अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में हम अपने प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं। अब अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जहां पॉपुलेशन भी अच्छी है, लोगों को प्रोडक्ट भी चाहिए। जैसे कि मैं राइस की बात कर रहा था, इंडिया से IR64 नॉन बासमती पैरा वर्ल्ड राइस बहुत बड़े लेवल से 50 kg की पैकिंग में अफ्रीका जा रहा है। सिंपल गेम है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। एक कंटेनर की दोस्तों बात करते हैं ना तो 80-90 हजार से ज्यादा नहीं बचता, लेकिन क्वांटिटी गेम है। लोग 50 कंटेनर पर मंथ भेज रहे हैं, कैपेसिटी होनी चाहिए 2 करोड़ डालिए और 15 लाख रुपए महीने कमाइए। देखिए क्या एक क्वांटिटी है, लेकिन अगर इसी की जगह आप अगरबत्ती एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके एक ही कंटेनर में आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। यानी कि हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन और कंट्री सिलेक्शन अपने हिसाब से चूज करना चाहिए। अगर हम जिस स्टेट से हैं, राइस अवेलेबल है तो क्वांटिटी में ही जाना पड़ेगा। अगर हम गुजरात से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से, इंसेंस स्टिक अवेलेबल है, बिस्किट अवेलेबल है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंट्री चूज करनी पड़ेगी। बहुत सारी कंट्रीज हैं इसके हिसाब से कंट्री सिलेक्शन होता है। दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं, हम कोर्सेज करते हैं, हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम कैसे कस्टमर को कन्वर्ट करेंगे, कैसे वो हमें पेमेंट देगा, कैसे हम काम करेंगे। अगर हम टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइस, टी एंड कॉफी। अगर हम दुबई की बात करते हैं, यूएई की, बहुत बड़े लेवल से इंडिया से ओनियन जैसे प्रोडक्ट जा रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, मार्जिन कम है, क्योंकि हर आदमी जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू करता है तो वो प्रोडक्ट चूज करता है जो इजीली मिल जाए, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े।
और दोस्तों आप ये देखिए हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और सारे के सारे लोग उन्हीं प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्राइस कम मिलेगी। हमें वाइज डिसीजन करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जहां मार्जिन मिले, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादा लोग कर रहे हैं। दोस्तों टेक्सटाइल एंड गारमेंट, सूरत बहुत बड़ा मार्केट है, सूरत से बहुत बड़े लेवल से टेक्सटाइल हो रहा है, डेफिनेटली आज गुजरात से भी बहुत सारे भाई लोग यहाँ आए होंगे। एफएमसीजी प्रोडक्ट में बात करें दोस्तों, हम पहले खुद डिटर्जेंट और सोप एक्सपोर्ट करते थे, दोनों प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपने देखा होगा, और ये एफएमसीजी सेगमेंट का हर आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा। फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर सेगमेंट में स्पेसिफिक कुछ कंपनीज ही काम कर सकती है जो सेगमेंट में है, हेल्थ केयर से जुड़ा सेगमेंट है, अगर आप इसमें एंटर करेंगे डेफिनेटली मार्जिन बहुत है, पर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने होंगे क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग गुड्स मशीनरी बहुत बड़े लेवल से जा रही है। आज अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो मशीनरी रेंटल बड़ा बिजनेस क्यों है? क्योंकि वहां मशीनरी रेंटल पे ही बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो बहुत बड़े लेवल से हर सेगमेंट की मशीनरी वहां जा रही है। और मशीनरी ऐसा नहीं है अफ्रीकन कंटिनेंट में जा रही है, मशीनरी यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, बहुत सारी कंट्रीज में हम इस सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट जैसे सेगमेंट में आप आगे जा सकते हैं। इंडिया के प्रोडक्ट की एक वैल्यू है, इंडिया के प्रोडक्ट को रिलायबल प्रोडक्ट माना जाता है। मैं बहुत सारी कंट्रीज में आपने देखा होगा ट्रैवल करते हुए, कभी आपने मुझे ग्रीस में देखा होगा, कभी आपने मुझे दुबई में देखा होगा, मॉरिशस में देखा होगा, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में देखा होगा। इतना कंट्री ट्रैवल करके मैंने एक ही बात देखी, जब भी किसी भाई से बात करते हैं ना कि भाई कहाँ का प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो इंडियंस को पसंद करते हैं, इंडियंस से बहुत प्यार करते हैं और इंडियंस के प्रोडक्ट को, इंडिया के प्रोडक्ट को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मानते हैं। इसलिए जब हम कभी एक्सपोर्ट करें तो हमें क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए और अपना जो ब्रांड इंडिया बना हुआ है वो तभी आगे बढ़े। अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिया बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करता है। अगर हम सस्ता इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं, हमारे देश को भी हेल्प करते हैं और अपने आप को भी मदद करते हैं। इंपोर्ट की बात करते हैं, स्क्रैप बहुत अच्छे लेवल से इंपोर्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, कैशू नट बहुत अच्छे लेवल से इंडिया में इंपोर्ट होता है, रॉ कैशू नट RCN, जिससे कि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फिनिश कैशू प्रोडक्शन करके तैयार करती है। कॉटन बहुत अच्छे लेवल से इंपोर्ट हो रहा है। मिनरल्स की बात करते हैं तो दोस्तों गोल्ड और डायमंड जैसा सेगमेंट जिसमें हम भी काम करते हैं बहुत बड़े लेवल से हो रहा है। इंडिया हर साल दुनिया भर का गोल्ड इंपोर्ट करता है। अगर वर्ल्ड के डायमंड सेगमेंट की बात करते हैं तो 90% डायमंड इंडिया ही फिनिश होने के लिए आते हैं, इंडिया उसको भी इंपोर्ट करता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंपोर्ट के अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि टिम्बर, कॉटन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो इंडिया में बहुत बड़े लेवल से आएगा। टी फूड इंपोर्ट कर रहा है तो अफ्रीका से आएगा, अगर पाइन फूड इंपोर्ट कर रहा है तो साउथ अमेरिका से आएगा या लातविया, लिथुआनिया जैसी कंट्रीज से आएगा, यूरोप से। तो हमको कंट्री सिलेक्शन अपने प्रोडक्ट के हिसाब से करना होता है, एक राइट टारगेट मार्केट के सामने। कॉस्ट का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, यहां से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कंटेनर कॉस्टली होते हैं, अफ्रीका से आने वाले कंटेनर थोड़े सस्ते होते हैं। तो आप जब एक्सपोर्ट करते हो, कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, तो आपका शिपिंग लाइन से कनेक्शन बहुत अच्छे रहेंगे। दोस्तों हम कैसे प्लान करें, आप लोग कैसे प्लान करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट? अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम कंपनी बनाएंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेंगे, लॉजिस्टिक्स CHA के बारे में पता करेंगे, कस्टम के बारे में पता करेंगे, बायर्स का सर्च करेंगे, बायर्स कैसे मिलेंगे, बायर असली है फर्जी है, ऐसा नहीं हो हमारा पेमेंट फंस जाए हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं बिजनेस करना प्रॉफिट हो, गलती से लॉस नहीं हो जाए दोस्तों। और हम कैसे प्लान करते हैं? हम पहले मार्केट सिलेक्शन करते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, पेमेंट की सिक्योरिटी देखते हैं, बायर्स एंड सप्लायर्स देखते हैं। जब भी मेरे जरिए लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाते हैं तो हम उनके लिए बेस्ट टॉप 20 प्रोडक्ट सिलेक्शन करके देते हैं। टॉप 5 प्रोडक्ट वो होते हैं जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं, 5 प्रोडक्ट वो होते हैं जहां आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, 5 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उस कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है उनके रॉ मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, और 5 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वहां स्पेयर पार्ट से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों जब भी हम कंट्री सिलेक्शन करते हैं, कंट्री ऐसी होनी चाहिए कि वहां प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही हो, तभी हमको मार्जिन होगा, तभी हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो टॉप
प्रोडक्ट सिलेक्शन होना जरूरी है, बेस्ट उसके अकॉर्डिंग कंट्री सिलेक्शन होना जरूरी है। अब आप मार्बल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कनाडा अच्छा मार्केट है। आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कनाडा, यूएस, यूरोप जैसा मार्केट अच्छा है। लेकिन आप उसके लिए अफ्रीकन कंटिनेंट में चूज करेंगे तो नहीं है पॉसिबल। अफ्रीका में टाइल्स जाएंगे, राइस जाएगा, बिस्किट जाएगा, पास्ता जाएगा, मैक्रोनी जाएगा, नूडल्स जाएंगे, यानी कि हर कंट्री की अपनी डिमांड है। तो हमको वही प्रोडक्ट सप्लाई करना है जो उनको चाहिए। बेस्ट कंट्री सिलेक्शन, बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन, बेस्ट प्रोडक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। आपको आपके कंपटीटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे प्रोडक्ट वहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां कितने साल की एक्सपायरी चलती है, कौन कौन सी अप्रूवल आपको लेनी है, किस तरह के प्रोडक्ट चलते हैं। भाई वनीला फ्लेवर का बिस्किट चलता है या स्ट्रॉबेरी चलता है, जब तक आपको पता ही नहीं तो आप सैंपल पे सैंपल भेजेंगे लेकिन अप्रूव नहीं होगा। आपको जब तक आपके कंपटीटर्स के बारे में पता आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों पेमेंट सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे भाई बोलते हैं हमने दुबई में एक्सपोर्ट किया, हमने अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया, हमने कहीं और एक्सपोर्ट किया, हमारा कंटेनर फंस गया, पार्टी ने हमें पेमेंट नहीं दिया। दोस्तों गलती क्या होती है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप शुरू में मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंसते हैं जो कहते हैं आप भेज दो, बेच के पेमेंट दे देंगे। दोस्तों चाहे हिंदुस्तानी आदमी हो, चाहे कहीं किसी कंट्री में दूसरा बैठा हुआ आदमी हो, अगर कोई आदमी आपसे बाहर बैठ के कह रहा है आप भेज दीजिए मैं बेच के पैसा दे दूंगा तो डेफिनेटली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बाहर बैठ के भी उधार मांग रहा है। तो याद रखिए कभी भी एक्सपोर्ट करना है विदाउट एडवांस, विदाउट एलसी के हमको काम नहीं करना है, क्रेडिट पे कभी भी काम नहीं करना है, चाहे आप इंडियंस के साथ काम करें चाहे दूसरी कंट्री के बंदे के साथ काम करें। जब जब आप क्रेडिट पे किसी को माल देते हो वो भी अब्रॉड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंडिया में ही होती है। आज राजस्थान वाला आदमी गुजरात में दे देगा तो पेमेंट निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब आप सोचिए आप दूसरी कंट्री में दे देंगे तो बहुत दिक्कत है। तो पेमेंट सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब भी मैं किसी के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्लानिंग करता हूं तो पेमेंट सेफ्टी नंबर 1 रहता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन बेस्ट होना चाहिए, हमें हर कंटेनर पर प्रॉफिट होना चाहिए, हमें रोटेशन नहीं करना, हमें नहीं चाहिए 100 करोड़ का टर्नओवर जिस पर 2 करोड़ का प्रॉफिट हो। हम चाहते हैं हमारा 10 करोड़ का माल जाए और उसके ऊपर हमें चाहे 50 लाख 1 करोड़ मिले, क्योंकि आप भेज रहे कंटेनर्स पे कंटेनर्स, मेहनत उतनी हो रही है, रिजल्ट जीरो आ रहा। तो घर छोड़ के अगर बाहर हम टारगेट कर रहे हैं, नए मार्केट टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, क्यों हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अब्रॉड तक लेके जाए। दोस्तों बहुत सारे लॉजिक है। आज हम राजस्थान की बात करते हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां लगी हुई है। बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वाटर बोटलिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। दोस्तों अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डोमेस्टिक मार्केट को कवर कर रही है तो आपका एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, आप राजस्थान का माल यूपी तक नहीं लेके जा सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैन्युफैक्चरिंग सेम प्रोडक्ट की यूनिट लगी हुई है। तो आपको अपनी यूनिट को या तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना पड़ेगा नए मार्केट्स के लिए, या अपनी यूनिट की एक नई सब्सिडरी कंपनी के साथ अब्रॉड में डालना हो। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, आप ऐसी कंट्री चूज करते हैं जहां उस प्रोडक्ट को बनाने वाले 1 या 2 लोग ही हैं। आप सोचिए एक ऐसा देश, अगर मैं चावल की बात करता हूं, एक ऐसा देश जहां अच्छे लेवल से राइस इंपोर्ट हो रहा है, हर महीने 100-500 कंटेनर उतर रहे हैं, और अगर आपकी राइस मिल वही है और आपका राइस कल्टीवेशन वही है तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। एक ऐसी कंट्री जहां बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, एक ऐसी कंट्री जहां वाटर टैंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, एक ऐसी कंट्री जहां टेक्सटाइल यूनिट नहीं है, और वो ऑब्वियसली हर आदमी को जरूरत होती है, पूरा देश इंपोर्ट कर रहा है, तो अगर हमारी वहां यूनिट होगी तो मोनोपोली होगी। और हम हेल्प करते हैं लोगों को ऐसी यूनिट स्टार्ट करने में जहां मिलता 5 से 10 साल का टैक्स हॉलिडे, प्लांट मशीनरी टैक्स फ्री रहेगा, रॉ मटेरियल टैक्स फ्री रहेगा और कॉर्पोरेट टैक्स हॉलिडे भी रहेगा। दोस्तों ऐसी यूनिट अगर आप अब्रॉड में लगाते हैं और वो यूनिट वहां जॉब क्रिएट करके देती है तो गवर्नमेंट वहां बेनिफिट देती है, और वो हमारी लगी यूनिट एंड पैसा हमारे हिंदुस्तान में लाती है, डॉलर में हिंदुस्तान में पेमेंट आता है। मैं हमेशा बोलता हूं तो दुनिया के किसी भी देश में धंधा करो, पैसा हिंदुस्तान में आना चाहिए, हमारे देश से बढ़िया देश कोई नहीं है। कहीं भी कमाए लेके यहाँ आना है। और आज इंडिया के एनआरआई भाई बहुत बड़े लेवल से इंडिया को फंड देते हैं, इसीलिए देते हैं, आज इसीलिए देश विदेश में इंडियन कंपनीज वर्क कर रही है। दोस्तों अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, टेक्सटाइल्स हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, फर्नीचर वुड वर्किंग हो गया, मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कि गोल्ड रिफाइनरी
या डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग यूनिट, बहुत जल्दी हमारी यूनिट अंगोला में आ रही है डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेगमेंट में, क्योंकि हम उसी बिजनेस में ट्रेडिंग करते हैं दुबई के अंदर। तो ऑब्वियसली जब आप एक बिजनेस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी को ही पहले बढ़ाना। बहुत सारी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग की दोस्तों बात करते हैं तो आप स्टील प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि आरती स्टील, भूषण स्टील जैसी कंपनीज ने अफ्रीकन कंटिनेंट को अपने आपको आगे लेके गए। आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं तो अरविंद टेक्सटाइल हो गया, यहाँ हम बात करते हैं रेमंड हो गया, अभी इथियोपिया जैसी कंट्री में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पेंट में, एशियन पेंट ने अभी खड़ीसको पेंट कंपनी को खरीदा इथियोपिया के अंदर। इजिप्ट में इनकी कंपनी का नाम है 𝐒𝐢𝐳𝐶 केमिकल्स। दोस्तों अगर हम यूनिलीवर की बात करते हैं बहुत सारी कंट्रीज में है, अभी हमारे ही क्लाइंट है 𝐃𝐶 इंडस्ट्रीज, उनको भी हम बहुत सारे कंट्रीज में आगे लेके जाने में हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जहां इंडियन वर्क नहीं कर रहे हैं। टेक्सटाइल से लेकर आप बहुत सारी कंट्रीज में जाएंगे, वहां आपको हमारे भाई काम करते मिल जाएंगे। अगर हम कीनिया की बात करते हैं, टॉप 10 रिच लोगों में 9 इंडियंस हैं, तो प्राउड की बात होती है। साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो 16 लाख हिंदुस्तानी है। डरबन को मिनी इंडिया बोलते हैं, यानी कि हम लोग वर्ल्ड वाइड आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंट्री बेस्ट सिलेक्शन होनी चाहिए उस कंट्री के अंदर। एक ऐसी कंट्री जहां लेस कंपटीशन हो, सारे टैक्स बेनिफिट हो और बहुत कम लोग बना रहे हो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। और आपकी यूनिट अगर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही है तो राइट मार्केट होना चाहिए। दोस्तों आप जब भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्लान करते हैं तो आप मार्केट रिसर्च करते हैं, कंट्री सिलेक्शन करते हैं, लोकेशन चूज करते हैं, लीगल रेगुलेशंस को देखते हैं, बिजनेस एंटिटी को खड़ा करते हैं, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग देखते हैं, सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स, बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं किसी नई जगह जा रहे हैं तो क्या होगा, क्या कोई हमें सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। दोस्तों इसीलिए इंडिया का बहुत सारी कंट्रीज के साथ बायलैटरल ट्रीटीज है, ट्रेड एग्रीमेंट्स है और इन्वेस्टमेंट का भी सिक्योरिटी का ऑप्शन है। और इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी है जो आपको हर जगह मदद करती है। अभी जैसे सूडान जैसी कंट्री में कुछ इशू हो गए तो इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत सारी व्यवस्था कर दी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों के रिलेशन है। तो आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेगमेंट की, जब हम प्लान करते हैं तो हम गवर्नमेंट से आपके लिए नेगोशिएशन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 5 ईयर टैक्स हॉलिडे, हमारा वर्क रहता है उनसे डिस्कस करना, बात करना और आपके लिए टैक्स बेनिफिट दिलाना। अब आप बिस्किट बना रहे हो सकता है रॉ मटेरियल वही मिल जाए, लेकिन अगर आप वाटर टैंक बना रहे हैं तो पीवीसी प्रोडक्ट्स यानी प्लास्टिक का दाना आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम आपको आजीवन टैक्स फ्री कराते हैं। जब जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपका अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो हम आपको सरकार से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर लीज पे जमीन फ्री दिलवाते हैं। प्रोजेक्ट छोटा है तो कम अमाउंट में दिलवाते हैं। दोस्तों जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग करते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो डोमेस्टिक यानी कि उस कंट्री के लोकल बैंक से आपको 50% तक प्रोजेक्ट फाइनेंस भी करवाते हैं। अब आप सोचिए एक ऐसी यूनिट जहां सरकार ने जमीन फ्री दी है, 50% वो आपको फाइनेंस भी कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट भी वर्ल्ड में सबसे सस्ती है और बनाने वाले भी 2-4 लोग ही हैं, ज्यादातर सारा इंपोर्ट हो रहा है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेफिनेटली फायदा होगा और जब आपका प्रॉफिट इंडिया में ट्रांसफर होगा तो हमारे फॉरेन रिजर्व में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि कोई ऐसा देश नहीं है जो ये नहीं चाहता कि अब्रॉड से पैसा ना आए। आज इसी को लोकल टू ग्लोबल बोलते हैं। लोकल टू ग्लोबल एक्सपोर्ट भी होता है, लोकल टू ग्लोबल माइनिंग भी होता है और लोकल टू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। एंड द लास्ट हम आगे बढ़े और हमारा पैसा हिंदुस्तान में आए। दोस्तों जब हम प्लान करते हैं बहुत सारी चीजें देखते हैं, फाइनेंसिंग के अलावा भी कंट्री सेफ है कि नहीं। हमारा वर्क रहता है आपके लिए सेलेक्ट करना जहां आप जा रहे हैं वहां सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं है, गवर्नमेंट सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, और हम गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर काम करते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप एक नए लैंड में जा रहे हैं। दोस्तों अब बात करेंगे मिनरल ट्रेड की। एक ऐसा बिजनेस अगर प्रॉफिट माइनिंग बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट माइनिंग में होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, उसके बाद मिनरल ट्रेड में होता है और सबसे लास्ट में जनरल ट्रेडिंग में होता है। दोस्तों जिस बिजनेस में सबसे कम पैसा लगता है उसमें प्रॉफिट भी सबसे कम होता है क्योंकि करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मिनरल ट्रेड की बात करते हैं दोस्तों, तो मिनरल ट्रेड में बहुत सारी चीजें, गोल्ड ट्रेडिंग, डायमंड ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग, कॉपर ट्रेडिंग, निकल ट्रेडिंग, प्लेटिनियम ट्रेडिंग, रेयर अर्थ एलिमेंट्स ट्रेडिंग, लिथियम, जिंक, सिल्वर, बहुत बड़ा सेगमेंट।
डालकर बहुत सस्ता माल खरीद सकते हैं। लॉस कब होता है? जब हम हमारे घर में बैठे और सोच रहे हैं कि सामने वाला हमें सस्ता दे देगा। सामने वाला 100 रुपए के माल पे 100 रुपए जोड़ के आपको 200 रुपए में देता है और आप उस 200 रुपए के माल को 20 रुपए जोड़ के 220 में बेचते हैं। लेकिन आप सीधा उसी कंट्री में बैठे हैं और वहां से सीधा लोकल बाइंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। हम भी गोल्ड डायमंड सेगमेंट में ऐसे ही काम करते हैं। हमारी कंपनी 𝐒𝐢𝐳𝐿 जैसी कंट्री से या बहुत सारी अदर कंट्रीज से हम वहां बैठे, हम सीधा परचेज करते माइनिंग कंपनी से विद लेजेंड पेपर, सीधा दुबई लेके आते, तब जाके मार्जिन आता। लेकिन अगर इसी सेगमेंट में आप इंडिया बैठे बैठे काम करेंगे तो आपको एक राइट एक्सपोर्टर पकड़ना पड़ेगा वहां पर, और उसमें हम हेल्प करते हैं बहुत सारी कंट्रीज में। आज आप कनाडा से कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं, अफ्रीका से कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं, जहां हम बैठे हैं, एक बार हमारे लिए कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको बताएगी पार्टी सही है कि नहीं है। सही है तो सीधा काम कीजिए, क्योंकि मेरी एक ही पॉलिसी है, नो कमीशन नो ब्रोकिंग। जब हम लोगों को बोलते मात्र एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपसे हर कदम पर हम कमीशन लेंगे तो हमने और दूसरे में कोई अंतर नहीं होगा। तो जहां जहां हम है 15 देशों में, वहां से जो भी चीज आपको इंपोर्ट करनी है और पता करना है कि उपेश भाई ये पार्टी कैसी है, कॉल करो, हम आपको बताएंगे कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं सही है कि नहीं है, क्योंकि जो जहां बैठा है वो अच्छी तरीके से बता सकता है। तो दोस्तों मिनरल ट्रेडिंग ऐसा सेगमेंट है जिसमें माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग के बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप देखें तो लोग बहुत कम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस की बात करते हैं तो लोग टमेटो, पोटैटो, ओनियन, राइस केवल उन प्रोडक्ट को चूज करते हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है। हमें प्रोडक्ट प्लानिंग बेस्ट करनी होगी, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, हर कंटेनर पर प्रॉफिट आना चाहिए। दोस्तों जब मिनरल ट्रेडिंग की प्लानिंग करते हैं, कंट्री सिलेक्शन से लेकर बहुत सारी चीजें उसमें होती है कि गोल्ड कहां से इंपोर्ट करना है। गोल्ड आता है दोस्तों पेरू, साउथ अमेरिका से, या गोल्ड आएगा आपको कांगो जैसी कंट्री से, जिम्बाब्वे जैसी कंट्री से, या हम बात करते हैं युगांडा, तंजानिया, सियरा लियोन, गिनी कोनाक्री, कैमरून जैसी कंट्री से, या घाना और साउथ अफ्रीका। तो हमको चूज करना होता है। अब आप चाहते हैं गोल्ड इंपोर्ट करना, लेकिन आप अगर गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए कीनिया में जाएंगे तो इतना गोल्ड नहीं है दोस्तों, आपको सही कंट्री चूज करनी पड़ेगी। अगर आप डायमंड सेगमेंट में जाना चाहते हैं, कंट्री सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्केट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर डायमंड में जाएंगे सियरा लियोन, लाइबेरिया, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और कांगो जैसी कंट्रीज, क्योंकि हर कंट्री के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो हमको उस हिसाब से प्लान करना होगा। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अपनी कंपनी डालिए, अपनी टीम बैठाइए और सीधा परचेज कीजिए सबसे कम अमाउंट में। जब आप कोई चीज डायमंड और गोल्ड के धंधे में ट्रेडिंग करने वही जाएगा जिसके पास बजट अच्छा होगा, और जब बजट अच्छा है तो ब्रोकर के साथ काम क्यों करना। सबसे बेस्ट तरीका है सीधा वहां पहुंचना, अपनी टीम बैठाना, चेक करना, एक नंबर के पेपर के साथ में अपने देश लेके आना, और हम आपको हेल्प करते हैं एयरपोर्ट से लेके लाइसेंसिंग तक। हम आपको हेल्प करते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट देने से लेके बहुत सारी अदर थिंग में, क्योंकि हमारा वर्क ही है रोड मैप का सेटअप कराना, तो हमारे पॉलिटिकल से कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं दोस्तों। लोकल माइनिंग से माइनर्स के साथ काम करना, सिक्योरिटी प्लानिंग और एक्सपोर्ट प्लानिंग। अब हमारे आपको एक कॉमन फ्लोर बताना चाहता हूं, यहाँ बैठे बहुत सारे भाई लोग इस सेगमेंट में ढूंढते रहते हैं। गोल्ड ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान इसके पीछे दीवाना है। गोल्ड की बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब फलानी कंट्री में चला जाता हूँ, गोल्ड ले आता हूँ। अब ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं, अब जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उनको फ्रॉड ही मिलते हैं। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं उपेश भाई मैं दुबई बैठा हूं और मेरे को बोला किसी आदमी ने 20 किलो गोल्ड दुबई मिला के दे देगा। भाई गोल्ड तो ना इंडिया में भी ज्वेलर की दुकान से जब निकलता है पूरा पैसा दे देते, तो कोई आपको दुबई तक आके कैसे दे देगा। दोस्तों गोल्ड डायमंड जैसे सेगमेंट में कॉमन फ्रॉड ये होता है, हम जाना नहीं चाहते, हमें जब लगता है हमें कंट्री के बारे में नहीं पता होता तो हम होटल्स में जाते हैं, बैठते हैं, डील करते हैं और फिर हमारे साथ फ्रॉड होता है, क्योंकि हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते, कोई हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती है। तो कभी भी इस जैसे ट्रेडिंग सेगमेंट में जाएं तो आपको एक्सपोर्ट प्लानिंग करनी होगी, कंपनी फॉर्मेशन करना होगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होगा, और तब आप उस सेगमेंट में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर गोल्ड जैसे सेगमेंट की बात करें, डायमंड जैसे सेगमेंट की बात करें, आयरन और कॉपर, मैग्नीज में बात करें, मैग्नीज इंपोर्ट करना है तो आपको आइवरी कोस्ट जाना होगा, गैबोन जाना होगा। हर कंट्री का अपॉर्चुनिटी अलग है, हर कंट्री के मिनरल्स अलग है, हर कंट्री का टैक्स सिस्टम अलग है। तो आपको बेस्ट प्लानिंग करनी है और सस्ता इंपोर्ट करना है। अगर सस्ती चीज हिंदुस्तान में आएगी तो दो जगह बेनिफिट होगा। पहला तो अपने देश को, कोई सस्ता माल आएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी को भी मदद मिलेगी। अगर हम रॉ मटेरियल महंगा खरीदेंगे,
अब इंडिया के अंदर मोदी जी कह रहे हैं कि डायमंड जैसे सेगमेंट में पूरी सिटी बनाई जा रही है। वर्ल्ड का डायमंड हमारे यहाँ 90% डायमंड का पॉलिसी होने के लिए आ रहा है। अगर वो उसका रॉ मटेरियल ही महंगा आएगा तो फिर इस प्रोडक्ट भी महंगा बनेगा। और रॉ मटेरियल कब सस्ता आएगा? जब हम फील्ड से रॉ मटेरियल को लेंगे, तभी वो रॉ मटेरियल सस्ता आएगा और सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में निकल पाएगा। वो हर सेगमेंट में होगा। दोस्तों, लीगल कंप्लायंस आपके पूरे होने चाहिए। बैंक अकाउंट से लेके सब चीज आपके रिटर्न और पेपर वर्क के साथ होनी चाहिए। बहुत सारे भाई गलती करते हैं, पेपर वर्क के बिना काम करते हैं। कभी भी विदाउट पेपर वर्क आपको काम नहीं करना। या किसी भी, तुम्हारा वही पॉइंट आ, किसी भी इंपोर्टर से आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो उनसे पूछिए, हम आपको बताएंगे सही है कि नहीं है, तभी इंपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, माइनिंग एक ऐसा सेगमेंट, हर आदमी का सपना होता है कि भाई मेरी भी माइंस हो। अब ज्यादातर इंडिया में माइनिंग की बात करते तो क्रैशर स्टोन तक लोग पहुंच पाते हैं, ज्यादा जगह मार्बल में चले जाएंगे। दोस्तों, मेरा मानना है माइनिंग बिजनेस होता है गोल्ड माइन, कोल माइन, कॉपर, मैंगनीज, आयरन ओर जैसा सेगमेंट। आज इस सेगमेंट में बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं माइनिंग बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। हमारी कंपनी ना केवल आपको माइंस दिलवाती है, 5 साल टैक्स फ्री कराती है, जिससे कि आप जब उसको डेवलप करेंगे तो आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना। और ना केवल 5 साल टैक्स फ्री कराते हैं, जितने भी इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी आप लेके जाएंगे वो भी सारे टैक्स फ्री रहेंगे। हमारा वर्क रहता है आपको बेस्ट माइनिंग लीज दिलवाना, ऑप्शंस दिलवाना, जेबी के अंदर, प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी प्रोग्राम के अंदर। यहां बात करते हैं अक्वायर करवाने में। जिंदल ज्यादातर अक्वायर करता है, आर्सेलरमित्तल ज्यादातर अक्वायर करता है, लेकिन अगर हम यंग लोग हैं तो हम जेबी पे जा सकते हैं। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब एक नॉर्मल आदमी हिंदुस्तान में बैठ के नहीं सोच सकता मेरे पास गोल्ड माइंस होगी। मैंने भी कभी मेरी लाइफ में नहीं सोचा, लेकिन लास्ट ईयर हमने 460 हेक्टेयर गोल्ड माइंस परचेज करी जिम्बाब्वे के अंदर। एक प्राउड फीलिंग होती है कि मेरे बाद मेरा बेटा चलाएगा, और वो आप भी कर सकते हैं, हर आदमी कर सकता है। एक्शन लेना आपका काम है, लेकिन एक्शन लेना, प्रोसेस करना, घर छोड़ के निकलना पड़ता है। दोस्तों, माननीय मोदी जी है क्योंकि उन्होंने त्याग किया, माननीय योगी जी है क्योंकि उन्होंने त्याग किया। अगर आप भी करेंगे तो आपका भी नाम वैसा होगा। कंफर्ट जोन से निकलने की कॉस्ट होती है कुछ बड़ा करने के लिए, इतिहास में अपना नाम लिखने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है दोस्तों। तो हम इस तरह की माइनिंग कंपनीज में खुलवाने में हेल्प करते हैं। जिस भी सेगमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे पास लिथियम माइंस का भी ऑप्शन है, गोल्डन माइंस का भी ऑप्शन है, जेबी में है, प्राइवेट पार्टनरशिप में है, अक्वायर करने में है, डायरेक्ट आपको दिलवाने में है। हमारे पास गोल्ड के बहुत अच्छे कंसेशन है, डायमंड्स के बहुत अच्छे कंसेशन है। और अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंट है, उनको हमने गोल्ड माइंस दिलवाई। हमारे साथ बैठे हुए धीरज ठाकुर जी, उनसे आपको मुलाकात कराएंगे थोड़ी देर बाद। तो उनको हमने गोल्ड माइंस दिलवाई। वंस अपॉन अ टाइम हमने उनकी ट्रेडिंग कंपनी ओपन कराई थी, और आज मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में रवांडा में पार्टनर भी है। तो दोस्तों, क्या कहां से चले और कहां पहुंचे तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, लेकिन कहानियां जब लिखी जाती है जब तो नए लोग मिलते हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है अननोन से मत मिलना। बच्चों को बचपन से कहा जाता है बेटा घर से बाहर मत निकलना, बाहर किसी और से मिलेगा तो कोई उठा के ले जाएगा। और मेरा मानना है मीट द अननोन, जब तक नए लोग नहीं मिलेंगे नई कहानी कैसे लिखेंगे। आज अगर नए लोग नहीं मिलते तो हम कैसे 15 देशों में पहुंचते, और आज मैं आपको नहीं मिलता तो आप कैसे पहुंचेंगे। या महात्मा गांधी जी हमें मोटिवेशन नहीं देते तो हम कैसे आगे जाएंगे। बड़ा सरप्राइज, अभी मैं कुछ दिन पहले जिम्बाब्वे गया था मेरे क्लाइंट के लिए माइंस लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमसे पहले चाइनीज कंपनी ने उसको अक्वायर कर लिया $5 बिलियन के अंदर। तो दोस्तों, आज इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो पार्ट्स बनेंगे, सारी चीजें बनेंगी, उसके लिए आपको लिथियम चाहिए। बहुत खुशी की बात है, रिसेंटली इंडिया के जम्मू कश्मीर में भी लिथियम मिला है। दोस्तों, ग्लोबल माइनिंग मार्केट्स में अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, मैं आपको कंट्री वाइज बता रहा हूं, जितने मिनरल मेरे पूरे वर्ल्ड में बताए, साउथ अफ्रीका से लेकर यूएस तक सारे अफ्रीका में मिलते हैं। दोस्तों, मोरक्को एक अरबिक कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में। कासाब्लांका बहुत अच्छी वहां की सिटी है, बहुत अच्छी कंट्री है, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और मोरक्को की बात करें दोस्तों, फॉस्फेट, जिंक, लेड, कॉपर और सिल्वर जैसे मिनरल्स वहां मिलते हैं। उस अगर नाइजीरिया की बात करते हैं दोस्तों, टिन, कोल, लाइमस्टोन, जेमस्टोन, बहुत सारे अदर आइटम है। डीआरसी यानी कॉन्गो, कोबाल्ट, कॉपर, बहुत सारे आइटम मिलते हैं। जाम्बिया, जहां की आर्सेलरमित्तल भी है, जिंदल भी है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज पहुंची हुई हैं।
अगर हम बात करते हैं गोल्ड, कोबाल्ट, अदर मिनरल्स मिलते हैं, अंगोला गोल्ड, डायमंड, आयरन और कॉपर, फॉस्फेट, नामीबिया डायमंड्स। नामीबिया के अंदर सूरत की इतनी कंपनीज है, कटिंग पॉलिशिंग प्लांट डाल के कम से कम 16-17 से ऊपर। अगर हम बोत्सवाना की बात करते हैं, वहां भी सूरत की बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छे लेवल से वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, घाना गोल्ड, बॉक्साइट, मैग्नीज और डायमंड जैसे सेगमेंट में अनफॉर्चुनेटली मैं बिलीव नहीं करता वहां डायमंड है, लेकिन गोल्ड के अंदर बहुत बड़े लेवल से है। माली गोल्ड, डायमंड, बॉक्साइट, कॉपर, आइवरी कोस्ट गोल्ड, डायमंड, आयरन और मैग्नीज, जिम्बाब्वे, तंजानिया, गिनी कोनाक्री, बहुत सारी कंट्रीज है फ्रेंड्स। अफ्रीका एक कंटिनेंट है, 54 कंट्रीज है। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी 200 कंट्रीज है। हमें तो अपने लिए राइट मार्केट चूज करना है और एक अच्छा पैसा कमा के हमारे देश में लेके आना है, जिससे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर एक सेफ बन सके। दोस्तों, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में जाना है, माइनिंग जैसे सेगमेंट में जाना है, मिनरल ट्रेडिंग जैसे सेगमेंट में जाना है, तो उसमें जाने के बहुत सारे इजी तरीके होते हैं। दोस्तों, माइनिंग मैंने वैसे पहले बता दिया आप लोगों को, 5 ईयर टैक्स हॉलिडे, जॉइंट वेंचर, बहुत सारे ऑप्शंस उसमें हम आपको दिलवाते हैं। आप एक नई कंट्री में जा रहे हैं, आपका लैंड सिक्योर होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, 4 to 5 ईयर टैक्स फ्री होना चाहिए, जॉइंट वेंचर का ऑप्शन होना चाहिए, प्लांट मशीनरी टैक्स फ्री होनी चाहिए, और माइंस अगर डेवलप हो जाए तो फाइनेंस फैसिलिटी भी चाहिए। और ये सारी चीज दिलवाने में हम लोग आप लोगों को मदद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों, मैंने शुरू में बोला था आप लोगों को, रोड कहां बनाएंगे जहां रोड नहीं है। आज बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है जहां रोड के सेगमेंट में आप आगे बढ़ सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे अदर सेगमेंट्स में आप जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज है जो आपको 30% तक एडवांस देती है अगर आपका बिडिंग प्रोसेस पास हो जाता है, जैसे कि इथियोपिया एक ऐसी कंट्री है जो 16 करोड़ का बड़ा मार्केट है अफ्रीकन कंटिनेंट में। अगर आप वहां कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन या इरिगेशन, वाटर, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको वहां बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और एडवांस पेमेंट भी मिलता है। ये सारे डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्लानिंग एक दिन में नहीं बन सकती है। कल इसीलिए हमारा बूट कैंप जो होता है स्मॉल क्यों होता है दोस्तों, इसीलिए स्मॉल होता है कि हम लोगों से पर्सनल डिस्कस करके प्लानिंग कर पाए। दुनिया में कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं है जो सारे लोगों का सॉल्यूशन एक आदमी कर पाए बिना उनकी बात सुने। Very quickly, and after here, I will still be available in Jaipur till tomorrow evening. We can continue connecting further. Tanzania is located in East Africa. It's a part of the East African community. It borders like 8 countries, and it has immense investing opportunities, and the government is very supportive for foreign investment. And Tanzania and India have historic relations since the time before independence, through the independence process, and now during the time of economic progress. You can take advantage of that good relation between Tanzania and India. In terms of the economic performance, Tanzania growth projection for the last 10 years has been on a good growth trend, going at an average of 6 to 7% GDP per year. And the inflation rate has been going down, as you can see the trend over the last 10 years. Why should you invest in Tanzania? Against some social networks believe that there are systemic problems and risks in investing in Tanzania, but here is the naked truth about Tanzania. Tanzania is a stable democracy, just like India. We don't have election or political instabilities. We never had violent conflicts. It's a peaceful country, and everybody is welcomed. And we have a large population of Indians living in Tanzania and trading with Tanzania. Actually, India is among the 5 biggest trading partners with India.
So in terms of economic stability, it's very supportive to invest in Tanzania, and the banking systems, the government bureaucracy is very supportive, so you're welcome to invest in Tanzania. In terms of natural resources, Tanzania is blessed with almost everything, ranging from agriculture, mines, industrial potential, positioning in terms of geographical location. It is located at the heart of East and Southern Africa, altogether pulling a market of 600 million people. East Africa alone is close to 200 million people, and the Southern African Development Corporation is about 400 million people. So you have a very big potential market in Africa. And in terms of investment guarantee, Tanzania is part to all these multilateral and international investment guarantee. So if something goes wrong, we don't understand each other, we can seek mediation and arbitration from this international guarantee, so that we have a neutral grounds and play field. Also, let's talk about coordination of investment. Tanzania established Tanzania Investment Center. This is a one-stop shop where everything is coordinated in one office. When you arrive in that office, you have all these other government agencies that are responsible to facilitating, establishing and operating business in Tanzania. From immigration services, business registration, land ownership and leasing, Bureau for Standards, electricity, medical devices and medicine authority, environment certification, identification, tax authorities. All these are converging in one office. It's called Tanzania Investment Center. So even if you don't know, you have not established a long connection yet, you just seek to meet Tanzania Investment Center. When you are there, you are sorted. These are the categories of investors that are given different types of incentives. We have a normal investor, which the capital starts from $50 million. And you have a strategic investor, which capital starts from, the first is 500, and the second category is $50 million. And the third special strategic investor starts with a $300 million capital. These all three categories have different incentives. For the first category, an investor qualifies for all these basic incentives. You have zero input duty on capital goods, and you have 75% exempted on deemed capital goods. And also, together with that, there's a deferred tax. If an investor needs, for instance, an investor is required to pay tax for the importation of materials, and at that time, the investor is not capable to pay that tax. That tax can be deferred. It depends on the period of deferment. It can be 5 years, it can be 2 years, it can be 6 months. But if you are given a deferred tax for 5 years, after 5 years, automatically that tax dies. So technically that is tax holiday for 5 years. It depends on your negotiation and the agreement with the tax authorities during the time of applying for that tax deferment. You also have capital allowance. You invest in, for instance, you're putting $20 million as an investment. Then, on your financial projections, you don't want to put all that money as an equity. You can put it as a cost to doing business, and you can schedule the repayment of that. Your tax blocks can be designed according to your ability and projection to pay
and you agree on the time, you can split it to 10 years, 20 years, whatever how much you want. In agriculture, it's 100%. In other fields, it's categorized as it is shown on the screen. Also, along with that, for those special investors as identified in this category, from strategic to special strategic investors, an investor can further negotiate with the government. Say, now I need, apart from these ordinary incentives, I think I need to have another incentive. The government can sit down with an investor and listen what kind of incentive further you need apart from this. You can negotiate and the government listens and give you if it is reasonable. Also, there are non-fiscal incentives. In immigration, you cannot put your capital somewhere without your eyes on the ground. So in terms of immigration rules, we provide initially 10 people from outside, but you can negotiate if you need to put more people to oversee your business in the country. Also, you can repatriate your money 100% on the profit you're making. Also, even payment of emolument of your expatriates and the services that you are getting outside where you got your capital. Now, in terms of opportunities, Tanzania, in terms of agriculture, is still very virgin in all range of agricultural produces. Production is still very low. So investment in agriculture, that's why it is given a lot of incentives in terms of input goods, capital allocation, and everything. Banking system and government support is 100% on agriculture and agro-processing because the production is still very low, but the food items are in great need all over the world. So this is still a very green area, and Tanzania is one of the exporters of parcels to India, so it has a role to play in parcels business in India, which is still very infant. For instance, now the Tanzania government has a quota of 200 metric tons of pigeon peas to export to India. But the internal capacity is hardly 120,000 metric tons. Now you can see the gap that we still have in terms of producing this item, just one item. But in other items, the production is still very low. But the arable land to produce all these things is still very huge and it's uninhabited. It needs an external investor to come and just grab this opportunity. And the land actually is not very expensive compared to India, and the capital, the labor cost is still very low in Tanzania. So if you're interested in agriculture and agro-processing, Tanzania is where you need to be now. And I'm going to Tanzania on the 2nd of July. I'll be happy to go along with some of you so that you can witness all these things, and I handpick myself to connect with you to the opportunities. Another area which is very green is on edible oil. Tanzania demand of edible oil is 600 metric tons per year, but the internal capacity to supply is only 108. So almost 420 metric tons per year is imported from outside, and mainly from Indonesia. And the funny part of it, Indonesia came to learn from Tanzania on the palm trees. They got the palm tree seeds and they went to develop it in Indonesia. Now they are supplying almost all over the world on edible oils from the palm trees. So edible oils production in Tanzania is still very critical, and the plantations for this seed oil
and the processing plants. We are processing edible oils locally, but it is not refined properly. So people don't prefer to go for it because they believe they have a lot of cholesterol. So they prefer to import from outside, and the chief import is from Indonesia, the palm oil. But sunflower is grown everywhere in Tanzania, and it is resistant to pests and drought conditions. So it can be grown anywhere. And if these plantations can be expanded, so the potential for making edible oil is very huge, and it has 100% support of the government. Another area is on cotton and textile. I know 𝐒𝐢𝐵𝐴𝐻 is the Manchester of India, and Tanzania is still very green and very infant in cotton. We can transpose the 𝐒𝐢𝐵𝐴𝐻 to Tanzania and make a fortune in this area. 80% of the cotton is still exported from Tanzania on raw form. Still, there's a huge gap in making fabric, in making yarn, fabric, and garments. We have nearby industries in Egypt, in Ethiopia, even in Kenya, but we cannot supply the yarn, and yet we have plenty of cotton. And good enough, Tanzania is the leading in Africa in producing organic cotton. Organic cotton is used in hospitals. Oh, I never knew this. Hospital bed sheets, doctors' gowns, and everything that's related to cotton in the hospital is made out of organic cotton. And Tanzania is the #1 producer of organic cotton in Africa. And also these high-end garments, which have a large market in Europe and America, they prefer to have it made on organic cotton. So we still have this industry is still so infant, so it has immense support from the government. We have a few processing industry in this area, but their capacity is still very low to quench the demand. Sugar production. This is an interesting area as well. We have all the potentials of growing sugarcane and producing sugar ourselves, but we still import a lot of sugar. In the past, we were relying on Brazil for sugar importation, but now we have a mix of countries, including India. I think it's about 28% of our sugar is coming from India. But this, we still have a gap of 370,000 metric tons per year. Now you can see how much potential is in this area. But unfortunately, sugar business, the importing license in Tanzania is only given for sugar manufacturers. The existing sugar manufacturers are the ones who are given the license to import sugar. So investment is encouraged to come and fill this gap, establishing sugarcane plantations and making sugar factories in Tanzania. Pharmaceutical. Without good health, we cannot produce, we cannot farm, we cannot work in industries, we cannot go to school, we cannot do anything. So Tanzania still imports about 80% of medicine and medical devices from all over the world, but mainly from India and China. Now this, apart from agriculture, this receives special attention from the government. And the investor in these areas can negotiate anytime. The government has left it open for negotiation in any time when it comes to investment in this area. So I will encourage investment because I know pharmaceutical industry is a multi-billion industry in India, and this can be a good advantage, a comparative advantage comparing to other countries in terms of moving these resources, expertise, and experience to making happen in Tanzania.
So I'm encouraging you also to look at this as a lifetime opportunity to make business in Tanzania. Oh, my presentation, I don't know what's going wrong. Yes, mining. Mining, the world now is moving to an interesting direction. We used to hear about gold, diamonds, those kind of popular mines, but now the world is moving towards the electric cars. I'm told in India, in Delhi particularly, 30% are powered by electric and gas vehicles as opposed to fuel-powered buses. And it is projected by 2050, probably we will have 80% of the vehicles. Probably we will have 80% of the vehicles powered by electricity. Now, the opportunity in mining. Tanzania has huge deposit on the strategic in the industrial mines. The lithium, platinum, graphites, and all these rare earth minerals. South Korea holds 30% of the electric batteries industry in the world, but they are dependent and they are made slaves to China for getting all these minerals, because China has made it as a strategic mission to collect these minerals in the world and make a lot of refinery plants in China. So all these big players are going to China to source these minerals. And the Chinese are getting a lot of deals for these strategic minerals. Opesh might be knowing about this. But Tanzania has potential of growing this industry immensely. The players, unfortunately, the global players on this are the Canadians, the Australians, the Americans, the Japanese, and the Germans, and the Chinese. But India, being the 5th largest economy on earth now, it has the resources, the technology, and the capacity to take on this challenge and challenge these big players in the world. I don't see why India is not stepping up and coming out of its shell in gold and come to hunt all these other minerals. India is the biggest buyer of gold in the world. I would wish to see India getting out of gold and take on this opportunity to other minerals. And we have plenty of mineral deposits on this. And Tanzania now is making a special package incentive to establish refinery plants in Tanzania for these strategic and industrial minerals that I've just mentioned. So I am encouraging investors from India to come and take an opportunity in this specific area of mines where the world is now heading. Livestock and leather industry. India has a long tradition, experience on leathery industry. Tanzania is the second largest producer of hides and skins because it has a large number of animals, second to Ethiopia in Africa. But the leather industry is poorly developed. It needs foreign intervention to make it a reality. So this is also a plain field that needs to be covered. Fishing and agriculture. Interestingly, Tanzania has a lot of lakes, and we have the longest coastline in the Indian Ocean, but we're still importing fish
from China and Japan. We cannot fish ourselves because this industry is still poorly developed, and especially deep sea fishing, which is really lucrative and high priced. Industrial parks. We are thinking of industrial parks so that we can spice up and increase our capacity for export. But the government alone and the private sector in Tanzania is still not very capable to develop the industrial parks that are needed. So we're encouraging investors from India to develop the industrial parks in different places of the country. Not in Dar es Salaam alone or the lake, the coast region, but in different places. It depends on where the opportunities are. So we encourage the investors from India to come and take part in Tanzania. At this point, I wish to end my talk this evening with the energy sector. Energy. Tanzania is still very far from the desire of getting to the energy efficiency and satisfaction. Where the total installed capacity now is 160,000 megawatts. That was estimate of 2021, but still the capacity is still the same as to now. With this hydro power plant that is being installed, probably by the end of next year, we will have the total installed capacity of 3,700 megawatts. And the energy mix is shown for the 80% on gas and hydro is 31%. But we encourage energy mix so that we can have this energy production diversified for self-sufficiency to drive the industry, the growth of the industry, and also to export to other neighboring countries, because we are bordering a lot of countries which they are also still in need of power. Tourism, Indians, and the whole of Asia. The tourism industry is booming, not only growing, it is booming because of the growth of the middle class. But the trend is inclined on the South Asian and on the man-made tourist attraction. But I would encourage you to find time and go to Tanzania to see the wildlife. It is very interesting, especially the migration of the wild beast from Serengeti to North Mara and coming back. They do the migration twice a year. It is very interesting to see the migration and the wildlife in Tanzania. But not only about making the tourism, the tour trip yourself, but also investment in this area. This area is still underdeveloped, but it has a lot of potential in terms of leisure parks and conference facilities and hotels. I remember a couple of years we were about to host the African Union annual conference, but we were not able to because we did not have enough facilities in terms of hotels to host all the presidents of Africa and the high officials that are usually attending those meetings. So you can see how much gap we still have in that area. And that's also, it pulls down in terms of attraction to high value tourists. So this is still very infant area. Real estate. Real estate is developing in India. Tanzania is also developing because the towns are growing and the demand for house is also going up. So this is still also an area to look upon. Infrastructure, this, I will speak about this in terms of facilitating the business. We have 86,400 tarmac road connecting Tanzania. Tanzania is connected, all regions are connected properly with tarmac road.
So movement from one place to another is not an issue at all. And there's 3,600 railway lines, the central line, and the line that goes from Dar es Salaam port to the border to Zambia. And we have three major seaports, Dar es Salaam, Tanga, and Mtwara. In the house, we have 58 airports, 3 being international. So connectivity to Tanzania from to other parts of the world is not an issue. And that is the end of my talk to this evening. If you need to ask me anything, please, you're welcome. Namaste. थैंक यू सो मच सर। अब मैं हमारे बीच में ओपेश सर को बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सर। Thanks to Mr. Dotto about Tanzania and his presentation. साथियों, जैसा कि मिस्टर टोटो ने बताया अबाउट इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज, टैक्स हॉलिडे, बेनिफिट्स, वही बातें मैंने आपको पहले बताई। हमारा वर्क ही है लोगों को हेल्प करना, कैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज खोलें या ट्रेडिंग कंपनीज खोलें, और गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम आपको टैक्स हॉलिडे और इंसेंटिव्स करवाते हैं। उसका नेगोशिएशन करना बहुत जरूरी हो। जब भी हम किसी फैक्ट्री को कहीं लगवाते हैं तो हम कम से कम 3 से 4 कंट्री से डिस्कस करते हैं, और जो हमें ज्यादा बेनिफिट देगा हम वहां जाते हैं। ये लाइफ का एक सिस्टम है। हम अपना घर छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, एक नया बिजनेस आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए और ज्यादा बेनिफिट होने चाहिए। डेफिनेटली तंजानिया इज वन ऑफ द गुड कंट्री जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर। दोस्तों, बहुत सारे सेगमेंट्स हमारे पहले भी रह गए थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, बोरवेल कंस्ट्रक्शन, या हम बात करते हैं इरिगेशन जैसे सेगमेंट में आप अच्छे लेवल से एंट्री कर पाएंगे। अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जहां रोड सभी अवेलेबल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं रोड कहां बनाएंगे जहां रोड नहीं है, वहां आपको गवर्नमेंट 20 to 30% एडवांस देती है अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है। और इधर कंपटीशन कम रहता है, प्रॉफिट ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे हमें चीप वर्कफोर्स मिलती है। बट डेफिनेटली आप इस तरह के सेगमेंट में एंट्री करना चाहें तो आपको बहुत बेटर प्लानिंग बनानी होगी। आपको ना केवल कंपनी ओपन करनी होगी, आफ्टर दैट सारे इक्विपमेंट्स ले जाने होंगे। आज वहां बेनिफिट क्यों है? क्योंकि वहां लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है। अगर होता तो हम कैसे जाते? तो वहां इक्विपमेंट्स नहीं है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स आपको सारे लेके जाने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जा सकते हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जा सकते हैं, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत हर तरह का, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रियल एस्टेट। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आप बहुत इजी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करते हैं। तो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। देखिए, स्मार्ट सिटीज आप डेवलप कर सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे कि मिस्टर टोटो बोल रहे हैं। ऑलरेडी तंजानिया में 56 स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स हैं, लेकिन इनको आज भी बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स की जरूरत है, जहां लोग जाके फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे। तो वो प्रैक्टिकली वेयर हाउसिंग है। अब हम लोग जब किसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च कराते हैं, बंदे के पास में बजट कम होता है कि भाई फैक्ट्री लगाएगा, उसके लिए बिल्डिंग खड़ा करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, 2-4 करोड़ रुपए लग जाएंगे। तो आज के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्या कर रखा है, इकोनॉमिकल जोन्स के अंदर लैंड लेके वहां अपना वेयर हाउसिंग करके अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, जिसको वो दूसरा जो फैक्ट्री इंडस्ट्री चालू करना चाहता है उसको रेंट पे देते हैं। इसको बोलते हैं रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह की वेयर हाउसिंग में जा सकते हैं आप, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि ओलम इंटरनेशनल ने बहुत सारी कंट्रीज में डेवलप किया है। अभी सेनेगल में सेंटेक कर रही है, जो कि एक इंडियन कंपनी है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे स्पेशल इकोनॉमिकल जोन डेवलप कर रहे हैं। पीपीपी मॉडल पे भी आप काम कर सकते हैं। हमारा वर्क ऐसा रहता है, बड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट, जैसे कि अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ है, सोमालीलैंड, इथियोपिया और जिबूती को कन्वर्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है।
अगर आप में से कोई रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और सीधा मिल सकता है। सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है, वहां कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में बड़ी कंपनीज नहीं है, छोटी कंपनीज के पास में एक्सपीरियंस कम है, नो हाउ टेक्नोलॉजी कम है, तो इसीलिए हम इन कंट्रीज में अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, बहुत सारे ऑप्शन। अफोर्डेबल हाउसिंग, रियल एस्टेट भी बहुत अच्छे वजह से वहां बढ़ रहा है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अफ्रीका की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो 15 साल पुराना हिंदुस्तान, तो उन्हें हाउसिंग की भी जरूरत है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। और हम लोग हमारा मार्जिन या प्रॉफिट कहां रख सकते हैं, जहां कुछ डेवलप करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सोचना आपका पैसा किसके पास है, और जिसके पास आपका पैसा है आपको उसको सर्विस देनी और अपना पैसा लेना। तो कहने का मतलब अफ्रीका में जिस भी सेगमेंट से आप है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको पीआर लेनी है, आपको सुपरमार्केट में जाना है, आपको रेस्टोरेंट में जाना है, हम यूरोप में हेल्प कर सकते, हम कनाडा में हेल्प कर सकते। लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में जाना है, एग्री बिजनेस के अंदर जाना है, तो केवल अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में आप मल्टीपल इनकम फ्लो डेवलप कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में बोला था, माइनिंग में जाना है तो मशीनरी रेंटल बिजनेस से जाइए, मैन्युफैक्चरिंग का बजट पूरा नहीं है तो पहले ट्रेडिंग से जाइए, और अगर मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो साथ साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की ट्रेडिंग। दोस्तों एग्रीकल्चर सेगमेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, स्पेशल क्रॉप्स हो गई, एग्री टूरिज्म हो गया, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें। देखो एग्री बिजनेस में आप बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिट्स लगा सकते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग में जा सकते हैं, जैसा कि मिस्टर टोटो कह रहे थे। अभी मैं रिसेंटली सियरा लियोन से होकर आया हूं, और हमारा वहां की गवर्नमेंट के साथ भी टाइप है इन्वेस्टर्स डेलीगेशन ले जाने के लिए। उनका भी जो रिसीप है कि एग्रीकल्चर कॉमर्शियल फार्मिंग आए, तो डेफिनेटली ट्रैक्टर्स, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट का बहुत अच्छा मार्केट बनने वाला है। तंजानिया एज वेल एज ऑलरेडी है, तो इस सेगमेंट में भी आप आगे जा सकते हैं और एग्रो से रिलेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर एंटर कर सकते हैं। हैवी रेंटल इक्विपमेंट, मशीनरी रेंटल बिजनेस। मैं छोटी सी प्लानिंग देता हूं क्योंकि सारे लोगों की प्लानिंग एक जगह नहीं बनती, इसलिए हमारे मिलेनियम प्रोग्राम में हमेशा नेक्स्ट डे मीटिंग रहती है। दोस्तों आप किसी कंट्री में जाएंगे, डेफिनेटली आपको गोल्ड माइन, कोल माइन, कॉपर या लिथियम किसी भी सेगमेंट में जाना है, तो बजट बहुत ज्यादा होता है, कंट्री के बारे में हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप पहली बार वहां जा रहे होते हैं और इतना ज्यादा पैसा कैसे लगाएंगे, डर रहता। तो हमेशा क्या करना चाहिए, आपको कोई भी माइनिंग कंपनी डालेंगे तो आपको सारे इक्विपमेंट तो लाने ही पड़ेंगे, सारे इक्विपमेंट आपको इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। तो देखिए क्या है, पहला तरीका होता है मशीनरी रेंटल बिजनेस डालें, मशीन रेंट पे चल रही है, आपने फॉर एग्जांपल 3 एक्सकेवेटर किसी कंट्री में लगाया, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तंजानिया का, अपने को माइनिंग में जाना है फ्यूचर में, लेकिन आज मशीनरी रेंटल में जा रहे हैं। अगर 3 एक्सकेवेटर्स हम रेंटल पे लगाएंगे तो 2 एक्सकेवेटर्स जो रेंट पे चल रहे हैं फ्यूचर में वो आपकी खुद की माइनिंग में चलेंगे, और आपका जो 1 एक्सकेवेटर रेंटल पे तीसरा चल रहा है उसके आने वाले पैसे से आपकी फ्यूल की क्योंकि आपकी खुद की माइनिंग के लिए, यानी कि एक रनिंग बिजनेस जब आप माइनिंग डेवलप कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट कर पाएगा। और जब आप कोई कंपनी डालते हैं तो हमको हमेशा स्ट्रेटेजी प्लानिंग रखनी होती है, जैसे कीनिया, तंजानिया, रुवांडा, कोंगो या रवांडा जैसी कंट्रीज जो कि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का मार्केट है, यहाँ आपस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करने पे टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी तंजानिया में फैक्ट्री है और रवांडा वाला आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, यानी बंदे को इंपोर्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वेस्ट अफ्रीका में जाते हैं, सेनेगल हो गया, गिनी कोनाक्री, सियरा लियोन, आइवरी कोस्ट, बेनिन, टोगो, घाना, बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, अगर आप यहाँ वर्क कर रहे हैं तो नेबरिंग कंट्री के अंदर आपका अगर प्रोडक्ट जा रहा है तो इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा, एज वेल एज करेंसी भी एक ही है। अब आप सोचिए आप आइवरी कोस्ट में बैठे हैं और माली में माल बेच रहे हैं, माली का बंदा आइवरी कोस्ट में आपको लोकल करेंसी में पेमेंट देता है, क्योंकि दोनों कंट्री की करेंसी एक ही है, डोमेस्टिक बैंक से ट्रांसफर करता है, डॉलर्स की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्जिन रहेगा, इजी डील रहेगी, हर जगह डॉलर्स इजी अवेलेबल नहीं है। अब मानिए आपकी फैक्ट्री है आइवरी कोस्ट में, बेनिन में, टोगो में या किसी गिनी कोनाक्री, सेनेगल में, तो आप नेबरिंग कंट्री में जो माल दे रहे हो वो टैक्स फ्री जा रहा है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा।
सबसे बड़ी बात आप सोचो, मैं अगर कोई माली का बाहर है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, कहीं से भी माल मंगाता है, उसको प्रोडक्ट के ऊपर 20% टैक्स देना पड़ता है। और वही प्रोडक्ट वो माली का बाहर सेनेगल वाले से बताता है तो उसे बिल्कुल टैक्स नहीं देना है। तो डेफिनेटली सेनेगल में लगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बेनिफिट है। करेंसी भी एक है, लैंग्वेज का भी बड़ा फायदा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर वाली कंट्रीज में क्यों जाए। दोस्तों, जहां ज्यादा प्रॉब्लम होगी कमाई वहीं ज्यादा होगी। लैंग्वेज बैरियर का फायदा क्या है? अगर आज आपका प्रोडक्ट, आपके ब्रांड का प्रोडक्ट सेनेगल में सेल हो रहा है, तो वही पैकिंग आपकी बेनिन में चल सकती है, वही पैकिंग आपकी टोगो में चल सकती है, वही आइवरी कोस्ट में चल सकती है, वही माली, बुर्किना फासो के निकोनाक्री में चल सकती है। इसका मतलब आपको ज्यादा सैंपल तैयार नहीं करने, ज्यादा रूल्स तैयार नहीं करने, जो आपका रेगुलर रूट का माल जा रहा है वो सारी जगह जा सकता है। यानी कि आप फ्रेंच जोन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। हमें प्लान करना होगा हमेशा कि एक कंट्री में अगर हमारा ऑफिस है तो 3 to 4 कंट्रीज में हमारा प्रोडक्ट जाना चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग ऑफिस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, या इंडिया से ही हम एक्सपोर्ट करें। किसी भी वे में जाएंगे तो हमको प्लानिंग को अच्छे वे से डेवलप करना पड़ता है। सेफ्टी सिक्योरिटी डेफिनेटली देखनी पड़ती है। हॉस्पिटैलिटी के सेगमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी मैं सिएरा लियोन में मेरे क्लाइंट के लिए एक बहुत शानदार रिसोर्ट फाइनल करके आया हूं। और देखिए, कंट्री ग्रो हो रही है, आपको अच्छे लैंड मिल सकते हैं, जेवी में अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहां आप आगे बढ़ के सक्सेसफुल बन सकते हैं। अफ्रीका की खूबी है, वहां सारी अपॉर्चुनिटीज है। दुबई में करेंगे गोल्ड डायमंड ट्रेड, बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा रियल एस्टेट में जा सकते हैं। कनाडा में करेंगे तो दुनिया भर के प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट के सेगमेंट में टारगेट कीजिए। कनाडा, यूएस, मैक्सिको जैसा मार्केट। कुछ कंट्रीज हमें अवॉइड करनी चाहिए जब तक वहां सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि सूडान, सोमालिया, या ऐसी कंट्रीज जहां सेफ्टी का कंसर्न। हम घर से छोड़ के बाहर जाके कोई बिजनेस करते हैं, सेफ्टी बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, अगर इंडिया से भी करते हैं तो कंट्री अगर सही है तो हमारा पेमेंट सही टाइम पे आएगा, वो भी देखना पड़ता है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज अगर हम बात करते हैं, इंडियंस हर कंट्री में बैठे हैं, हर कंट्री के अंदर इंडियंस जम के पैसा बना रहे हैं। हिंदुस्तान में भी बैठ के बना रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी बना रहे हैं। दोस्तों, कोशिश करना और एक्शन लेना आपका काम है। मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा, बिजनेस प्लानिंग डेवलप करूंगा, पॉलिटिकल सपोर्ट दूंगा, डिपार्टमेंटल सपोर्ट दूंगा, बैंकिंग सपोर्ट दूंगा। आप खुद भी करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो आपको करने चाहिए। आप किसी भी कंट्री में फैक्ट्री लगाइए, यूएस डॉलर आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप बेचेंगे माल लोकल करेंसी में। और अगर आपके पास यूएस डॉलर अवेलेबल नहीं है तो इंडिया वापस नहीं भेज सकते या रॉ मटेरियल नहीं मंगा सकते। और बहुत सारी कंट्रीज में डॉलर्स की प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कीजिए जिनका वहां रॉ मटेरियल मिल जाए तो आपको और भी आसानी रहती है। कभी भी एक कंट्री पे डिपेंड होकर काम नहीं कर रहा है। एक कंट्री में फैक्ट्री इंडस्ट्री होनी चाहिए और 3 से 4 कंट्री उससे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कवर होनी चाहिए, उनके रोड बॉर्डर्स ओपन होने चाहिए, तब आप उस सेगमेंट में आगे जा पाएंगे। दोस्तों, जब भी आप इस सेगमेंट पे काम करते हैं, किसी भी बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं अब्रॉड में, तो आपको और भी कई सारे कंसर्न देखने पड़ते हैं। लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो खाने की भी समस्या आती है, बात करने की भी समस्या आती है। लेकिन कहानी उसी के बाद लिखी जाती है जब घर छोड़ के निकलते हैं। आज हम इतनी जगह काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमने लिया है, जो कनेक्शन हमने अब्रॉड में बनाए, जो हम डिफरेंट कंट्रीज में हम अपने आप को लेके हैं। आज बहुत सारे भाई सोचते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से, एक्सपोर्ट बहुत बड़ा सेगमेंट है। पेमेंट सिक्योरिटी के दो ही वे अच्छे, या तो किसी के सपोर्ट से आपको वहां पता पड़े जिस बायर के साथ डील कर रहे हैं और पेमेंट टर्म आपकी सेफ हो, या आप माल बेचना है तो मंडी में बैठना है वाली पॉलिसी पे वहां आपका ट्रेडिंग ऑफिस हो। आज के टाइम में बहुत सारे इंडियंस बहुत सारी कंट्रीज में पहुंच गए हैं, भेजते भी हम ही और मंगाते भी हम ही हैं। कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन जब भेजते आप और मंगाता कोई और, पेमेंट गारंटी नहीं है, अगर कंफर्म पेमेंट पे नहीं है तो डेफिनेटली फ्रॉड। तो उसको देखना जरूरी है। उसमें जैसा मैंने शुरू में बोला था, जहां जहां हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे ऑफिस स्टोर प्रोग्राम चलता है, जहां जहां हमारे ऑफिसेज हैं वहां हम आपको वैसे ही मदद करेंगे। लेकिन कल को बोलते उपेश भाई ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूं, वहां के बाहर को बताओ, तो मैं भी नहीं बता सकता, ना मैं भेज सकता, क्योंकि मैं बैठा था। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं जब मैं बैठा हूं, या आप अपनी मदद तब कर सकते जब आप खुद बैठे। सेफ्टी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, 100 रुपए का माल हम दूसरे देश के इंपोर्टर को 200 रुपए में देते हैं, 100 रुपए का मार्जिन रखते हैं। वो इंपोर्टर 100 रुपए जोड़ के 300 रुपए में माल देता है होलसेलर को, होलसेलर भी 100-200 रुपए जोड़ के
रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को 1000 रुपए में देता। इसीलिए आज के टाइम में अफ्रीका में हर प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली पहुंचता है। पर अगर आप वहां बैठे हैं तो 100 रुपए का माल आप सीधा 300 में देंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर भी आप, इंपोर्टर भी आप, और आप होलसेलर को दे रहे हैं। और अगर आपका सुपरमार्केट भी है तो आप सीधा कंज्यूमर को दे रहे हैं। आज ऐसी कोई कंट्री नहीं है अफ्रीका में जहां इंडियन से सुपरमार्केट नहीं है। हर कंट्री में आपको इंडियन के सुपरमार्केट, टूर एंड ट्रैवल टिकट का ऑफिस, या हम बात करते हैं होटल्स, मिल जाएंगे। मल्टीपल फ्लोर्स बना रखे हैं। हमारा राजस्थान का ग्रुप है, सदगुरु बाहे ग्रुप, बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहे हैं। नियरली आई थिंक 100 कंट्रीज में वर्क करते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है? टिकटिंग का, ट्रैवलिंग का वर्क है, साथ साथ में सुपरमार्केट, साथ साथ में ट्रेडिंग ऑफिस है, साथ साथ में होटल, रेस्टोरेंट। तो देखिए उससे फायदा क्या होता है? 4 इनकम फ्लो एक ही जगह से आते हैं। आपका तो 2 ही मैनेजर बैठा है, अब चाहे उसे एक बिजनेस कर लो चाहे 40। तो ये प्लानिंग इस तरह से डेवलप की जाती है। जैसे स्ट्रेटेजी का बहुत सारी कंट्री में चले। महिंद्रा आज के टाइम पे सारी जगह पहुंच गया। अगर मैं बजाज की बात करता हूं तो हम तो ऑटो बोलते हैं, लेकिन आज में अगर आप इथियोपिया में जाओगे, सियरा लियोन में जाओगे, तंजानिया में जाओगे, तो आदमी क्या होता है? बजाज को बुला लो, बैठ के जाना। और अभी सियरा लियोन में बजाज को बोलते हैं 𝐾𝐞, इंडियंस ने नाम दिया। और मैं रिसेंटली ट्रैवल करके आया था, 10-15 साल बाद मैं भी बैठा था। तो फुल सेफ है, कहीं जाइए, कहीं भी वर्क कीजिए, तो सीखने को मिलता है, मजा आता है जब मिलते हैं उनसे। सबका, सारे फैमिली, सारा कल्चर उनका इंडिया जैसा है, फैमिली जैसा, सब अपने परिवार के साथ रहते हैं। हाँ, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की वजह से ही फेल है। 7 दिन काम करते हैं, 7 दिन या 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन खर्च कर देते हैं, फिर अगले 6 दिन काम करेंगे, फिर 7वें दिन खर्च करते हैं। इसीलिए हर साल वहीं रहते हैं और हम लोग वहां से कमा के घर लेके आते हैं। तो आप लोग आगे बढ़िए, जिसको जो भी बिजनेस प्लानिंग बनानी होगी, जिसके जो भी क्वेश्चंस है, नोट डाउन करके रखिएगा, जिससे कि कल परसों जो भी हमारी पर्सनल मीटिंग्स है उनके अंदर हम उनको फाइनलाइज करेंगे। क्योंकि बूट कैंप हमेशा छोटा क्यों होता है, मैंने शुरू में बताया था, एक साथ हम इतने सारे लोगों को से डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, ना उसकी वजह से सबकी बिजनेस प्लानिंग बन पाएगी। तो अपने जितने पॉइंट हो, क्वेश्चंस हो, आप उनको लिख के रखिए और उसके हिसाब से हम उनको डेवलप करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा भाई लोगों को आगे बढ़ाने में, हेल्प करने में। और जिनकी नहीं कर पा रहे वो भी अगर अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, जिस भी देश में हम बैठे, एक बार कॉल मेरी टीम को कीजिए, जब भी जाएंगे हमारा सपोर्ट हमेशा। थैंक यू गाइस।